हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, तो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। तो इस सब्जेक्ट की दो वीडियोज़ में डाल चुका हूँ, ठीक है। और उन दोनों वीडियोज़ में जो है पार्ट 2 ही पड़ा रह गया है, उसमें ध्यान नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें पार्ट 2 ही है, लेकिन उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि पहली वीडियो है उसमें जो है इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ग्रीन हाउस इंट्रोडक्शन। और जो दूसरी वीडियो है उसमें टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस के बारे में बताया गया है। तो और जो आज की वीडियो है इसमें टाइप्स प्लानिंग एंड डिज़ाइन ऑफ ग्रीन हाउस के बारे में बताया जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दीजिए, और क्योंकि आप लोग जो है बाद में भूल जाते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं पहले से ही करके रख दीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो सबसे पहले आ जाता है ग्रीन हाउस इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स, परिचय और प्रकार के बारे में। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस का मुख्य उद्देश्य है कि पौधों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। फिर आता अगला क्वेश्चन कि वह ग्रीन हाउस जो दो ढलानों वाला होता है और दोनों तरफ समान ढाल होती है, तो वो क्या होता है? इवन स्पेन ग्रीन हाउस होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार के ग्रीन हाउस का उपयोग किया जाता है जहां एक दीवार पहले से मौजूद हो, तो कहाँ होता है? लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। फिर आता अगला क्वेश्चन कि बड़े व्यावसायिक खेती के लिए एक साथ जुड़े हुए कई ग्रीन हाउस को क्या कहते हैं? तो रिज एंड फ्रो ग्रीन हाउस कहते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ग्रीन हाउस ढांचा कौन सा है? तो क्वांसेट टाइप, अर्ध गोलाकार टाइप है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किस आधार पर ग्रीन हाउस एक्टिव और पैसिव में बांटा जाता है? तो किस आधार पर? तापमान नियंत्रण और तकनीकी के आधार पर। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो उत्तर आ जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस का निर्माण सबसे सस्ता होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बांस बेम्बू से बना ग्रीन हाउस। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट के लिए उपयुक्त ग्रीन हाउस कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ट्रेंच ग्रीन हाउस हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि समतल जमीन के लिए सबसे उपयुक्त डिज़ाइन कौन सा है? गेबल रूफ टाइप हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है योजना और स्थान चयन के बारे में। ग्रीन हाउस निर्माण के लिए स्थान का चुनाव करते समय महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस की दिशा ओरिएंटेशन उत्तर भारत में क्या होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस के पास जल निकासी की सुविधा क्यों आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जल भराव और बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता ग्रीन हाउस में क्यों होती है? तो इसमें क्यों होती है कि पंखे, लाइट और सिंचाई पंप चलाने के लिए। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन कि क्या छायादार पेड़ों के
पास ग्रीन हाउस बनाना चाहिए? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि छाया प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस साइट पर हवा की गति को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हवा रोधक वृक्ष, वाइंड वर्क्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस और वाइंड ब्रेक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? विंड ब्रेक की ऊंचाई से कम 2.5 गुना अधिक होनी चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस के लिए पानी की गुणवत्ता में EC का मान कितना होना चाहिए? तो 0.75 DS पर मीटर से कम होना चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन कि योजना बनाते समय भविष्य में विस्तार एक्सपेंशन के लिए कितनी जगह छोड़नी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल क्षेत्रफल का कम से कम 25%। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस के मुख्य ढांचे को क्या कहते हैं जो भार सहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेमवर्क कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस की नींव फाउंडेशन की गहराई सामान्यतः कितनी रखी जाती है? तो 60 से 90 सेंटीमीटर रखी जाती है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि पॉली हाउस में इस्तेमाल होने वाले पाइप किस धातु के होते हैं? तो किस धातु के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा GI गाल्वेनिजेड आयरन पाइप। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस की गटर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बारिश के पानी को इकट्ठा करना और बाहर निकालना। फिर आता है ट्रस क्या होता है? ट्रस क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत को सहारा देने वाला त्रिकोणीय ढांचा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्रीन हाउस की ऊंचाई सेंटर हाइट सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3.5 से 5 मीटर से 5 मीटर तक होती है। 3.5 मीटर से 5 मीटर तक होती है। जस्ती लोहा GI का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जंग रस्ट से बचाने के लिए। फिर आता अगला क्वेश्चन कि पॉलीथीन को ढांचे से जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम प्रोफाइल और जिग-जैग वायर का। फिर आता अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि शैशवार का क्या कार्य है? शैशवार का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लास या कवरिंग मटेरियल को पकड़ कर रखना। फिर आता अगला क्वेश्चन प्योर लाइंस का क्या कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राफ्टर्स को आपस में जोड़ना। फिर आता है कवरिंग मटेरियल्स आवरण सामग्री, तो इसमें आ जाता है दोस्तों सबसे सस्ता और लोकप्रिय कवरिंग मटेरियल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पॉलीथीन है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस ग्रेड पॉलीथीन की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो 200 माइक्रोन होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि UV स्टेबलाइज्ड फिल्म का क्या लाभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से खराब नहीं होती है। फिर आता है ग्लास कवरिंग की आयु कितनी होती है? तो 20 से 25 वर्ष होती है। FRP का पूर्ण रूप क्या है? फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि किस मटेरियल्स में प्रकाश संचरण सबसे अधिक होता है? तो ग्लास लगभग 90% अधिक होता है। फिर आता अगला क्वेश्चन कि पॉलीकार्बोनेट शीट की क्या विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पॉलीथीन फिल्म की सामान्य आयु कितनी होती है? तो 3 से 5 वर्ष होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एंटी ड्रिप फिल्म का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओस की बूंदों को पौधों पर गिरने से रोकना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि शेड नेट्स छाया जाल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस में तापमान कम करने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फैन एंड पैड सिस्टम। फिर आता है अगला क्वेश्चन
इसमें पूछा गया है फैन एंड पैड सिस्टम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एवापोरेटिव कूलिंग, वाष्पीकरणीय शीतलन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस में CO2 की आदर्श मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 1000 से 1200 ppm होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य CO2 की आपूर्ति और तापमान नियंत्रण में। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सर्दियों में तापमान बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यूनिट हीटर्स या सोलर वाटर हीटर्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मिस्टिंग सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्द्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो हाइग्रोमीटर का होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस में प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्स मीटर का उपयोग करते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि नेचर वेंटिलेशन के लिए छत पर क्या बनाया जाता है? तो रूफ वेंट बनाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि तापमान को स्वचालित रूप से नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो थर्मोस्टेट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि क्या है? तो ड्रिप इरिगेशन है, टपक सिंचाई है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि फर्टाइगेशन का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंचाई के पानी के साथ उर्वरक देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि नर्सरी उगाने के लिए किस सिंचाई पद्धति का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रो स्प्रिंकलर्स या फोगर्स। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ड्रिप एमीटर की सामान्य प्रवाह दर फ्लो रेट क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 से 4 लीटर प्रति घंटा होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि वेंचुरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उर्वरक को पानी में मिलाने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि EC मीटर का उपयोग उर्वरक प्रबंधन में क्यों होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमक की सांद्रता मापने के लिए होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन इसमें कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना मिट्टी के पौधों को उगाना। फिर आता है NFT का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रोविंग मीडिया के रूप में किसका सबसे अधिक उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोकोपीट, नारियल का बुरादा का उपयोग होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वर्मी कुलिट और परलिट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु संचार और जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसान की आय बढ़ाना और फसल के नुकसान को कम करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कहते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है अनाज को सुखाने के लिए सुरक्षित नमी कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12% होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वैल्यू एडिशन एक उदाहरण दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें आलू से चिप्स बनाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि खाद्य प्रसंस्करण का जनक किसे कहा जाता है? तो निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ब्लंचिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंजाइमों को निष्क्रिय करने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि कोल्ड स्टोरेज का तापमान फल सब्जियों के लिए कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 सेल्सियस से 15 सेल्सियस फल के अनुसार। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि दूध को कीटाणु मुक्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पेस्चुराइजेशन कहलाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि अनाज के भंडारण के लिए उपयोग होने वाली धातु की टंकी किसे कहते हैं? पुस्सा बिन को कहते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि कैनिंग का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिब्बाबंदी। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि भारत में ग्रीन हाउस पर सब्सिडी देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो NHB है, नेशनल हॉर्टिकल्चर
वर्ड है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि 1 एकड़ में ग्रीन हाउस निर्माण की अनुमानित लागत हाईटेच कितनी है? तो कितनी है? 40 से 50 लाख रुपए अनुमानित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पॉली हाउस की फिल्म को साफ करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सादे पानी और मुलायम कपड़े का उपयोग करना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस में परागण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्रीन हाउस में परागण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बम्बल बीज या वाइब्रेटर्स का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ISO 14000 किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रबंधन मानक से संबंधित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से संबंधित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस में डंपिंग ऑफ बीमारी का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक नमी और ख़राब वेंटिलेशन है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि मल्चिंग का क्या लाभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि शैडोविंग का क्या मतलब है? तो जब एक संरचना दूसरी पर छाया डालती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस के पर्दे साइड कर्टेंस का क्या उपयोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक वेंटिलेशन को नियंत्रित करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस में वेंटिलेशन दर की इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CFM क्यूब फीट पर मिनट। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि सौर विकिरण सोलर रेडिएशन को मापने की इकाई क्या है? तो WM की पावर 2 है, ठीक है, WM स्क्वायर है, W/m² वाट प्रति वर्ग मीटर। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि हीट लोड की गणना क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है? हीटिंग सिस्टम की क्षमता तय करने के लिए की जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस के फर्श का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि स्ट्रक्चरल लोड में कौन कौन से भार शामिल होते हैं? कौन कौन से भार शामिल होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डीड लोड, लिव लोड और विंड लोड और स्नो लोड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पंखों की क्षमता फैन कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? तो ग्रीन हाउस के कुल आयतन पर निर्भर करती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि एवापोरेशन कूलिंग की दक्षता कितनी होती है? तो 80 से 85% होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पॉलीथीन शीट की ट्रांसमिटेंस क्या दर्शाती है? प्रकाश के गुजरने की क्षमता दर्शाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि U वैल्यू क्या दर्शाती है? तो ऊष्मा हानि की दर को दर्शाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस में प्रकाश वितरण को एक समान बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो डिफ्यूज्ड फिल्म्स का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि एरोपोनिक्स क्या है? एरोपोनिक्स क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हवा या कोहरे में पौधों को उगाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि स्मार्ट ग्रीन हाउस में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर्स होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वर्टिकल फार्मिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कम जगह में अधिक उत्पादन। फिर आता है एक्वापोनिक्स किसका संयोजन है? तो किसका संयोजन है? मछली पालन और हाइड्रोपोनिक्स का संयोजन है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस में इनरिचमेंट शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा CO2 की सांद्रता बढ़ाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि फोटो पीरियोडिज्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश की अवधि के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया। फिर आता है PAR का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि पार की रेंज कितनी होती है? तो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर
ZECC किसने विकसित किया? तो किसने विकसित किया था? तो इसको IARI नई दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया था। फिर आता अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस खेती को और क्या कहा जाता है? तो और क्या कहा जाता है? प्रिसिशन फार्मिंग कहा जाता है, सटीक खेती कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों, और जिससे वो भी इस वीडियो का जो है लाभ ले सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।